अगला टॉपिक है मेथड जो हमें जानना है जीएफआर असेसमेंट के लिए इन केस ऑफ रीनल डोनर। तो जो जीएफआर जो मैंने असेसमेंट क्यों ज़रूरी होता है रीनल डोनर में? क्योंकि हमें डोनेशन से पहले उनका रीनल फंक्शन अच्छे से जानना होता है। उससे ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि डोनर जो है एलिजिबल है या कि नहीं है, और दूसरा लॉन्ग टर्म आउटकम क्या होगा। तो ऐसे केसेस में जो रीनल का जो किडनी का जो फंक्शन है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होता है, वो जीएफआर ही होता है। वो रीनल फंक्शन के बारे में जानने के लिए, और इसको हम जानने के लिए या तो हम डायरेक्टली किडनी का फंक्शन देख सकते हैं या इनडायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो जीएफआर एस्टिमेशन के लिए आइडियल कैरेक्टर क्या होता है? पहला, ये एक्यूरेट टेस्ट होना चाहिए, जो टेस्ट हो काफ़ी एक्यूरेट हो और रिप्रोड्यूसिबल हो। रिप्रोड्यूसिबल का मतलब कि ये एक लैब में या एक स्टेट में अगर आ रहा है कि उस डोनर का फंक्शन इतना है और वो दूसरी जगह जाकर टेस्ट कराता है, तो वहाँ भी सेम रिज़ल्ट आना चाहिए। तो एक्यूरेट होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। फिर उसके बाद जो नेफ्रॉन का फंक्शन है, उसको ट्रूली रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो रिफ्लेक्ट्स द ट्रू नेफ्रॉन फंक्शन, और नॉन इन्वेजिव होना चाहिए या मिनिमल इन्वेजिव होना चाहिए। फिर एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होना चाहिए और हर जगह होना चाहिए, वाइडली अवेलेबल होना चाहिए और कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। तो क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक है जीएफआर टेस्ट के लिए? पहला, वो एक्यूरेट होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, reflects the true single nephron function. It should be non-invasive, minimal invasive, standardized and widely available, and cost effective. फिर मेथड की बात करें तो जो जीएफआर मेथड करने के लिए यूज होता है, वो एक तरीके से हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं या जीएफआर को एस्टिमेट कर सकते हैं। जो डायरेक्ट मेजरमेंट होता है वो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। उसमें हम लोग जीएफआर को डायरेक्टली मेजर करते हैं। सबसे पहला जो एजेंट जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेटली अगर हम बात करें तो इनुलिन होता है। इनुलिन जो जीएफआर को सबसे ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर करता है, बट इसको हम लोग क्लिनिकली नहीं यूज़ करते हैं। फिर जो दूसरा कंपाउंड है वो होता है आयोहेक्सॉल। आयोहेक्सॉल जो रहता है, आयोहेक्सॉल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर तीसरा जो होता है आयोथैलोमेट, आयोथैलोमेट को यूज़ कर सकते हैं। आयोथैलोमेट जो रहता है 125 आयोडीन आयोथैलोमेट, ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है ट्रांसप्लांट सेंटर में। तो आयोथैलोमेट 125 आयोथैलोमेट ये डायरेक्ट मेजर करता है। फिर उसके बाद हम लोग डीटीपीए यूज़ कर सकते हैं प्लाज़्मा क्लीयरेंस के लिए। ये जो डीटीपीए होता है, ये ऑलमोस्ट हर सेंटर में होता है, वाइडली अवेलेबल, और गामा कैमरा बेस्ड टेस्ट होता है। फिर अगला जो टेस्ट होता है वो होता है एडीटीए। तो हम लोग एडीटीए टेस्ट कर सकते हैं, क्रोमियम एडीटीए। तो हम लोग बेसिकली 51 क्रोमियम एडीटीए यूज़ करते हैं, जो कि यूरोप में यूज़ होता है। तो यूरोप में जो यूज़ होता है वो क्रोमियम एडीटीए, और ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो जो हम लोग इस आइज़ोटोपिक मेथड से जो जीएफआर मेज़र करते हैं, हम लोग उसको लेवल करते हैं स्मॉल एम जीएफआर, और इसी को केडिगो या एयूए की बात करें, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है लिविंग डोनर पेशेंट के इवैल्यूएशन के लिए, इसे ही सजेस्ट करते हैं। तो मोस्टली अगर हम बात करें इंडिया में तो डीटीपीए यूज़ होता है मोस्ट कॉमनली, और यूरोप की बात करें तो एडीटीए एडीटीए यूज़ होता है। तो 51 क्रोमियम एडीटीए। जो अदर टेस्ट की बात करें तो आयोहेक्सॉल और आयोथैलेमेट यूज़ कर सकते हैं, 125 आयोडीन आयोथैलेमेट। अब बात करें एस्टिमेटेड जीएफआर। एस्टिमेटेड जीएफआर जो मेजर करते हैं हम लोग, बेसिकली हम लोग सीरम क्रिएटिनिन के बेसिस पे करते हैं। इसमें 3 इक्वेशन जो मोस्ट कॉमनली होती हैं, पहली होती है एमडीआरडी इक्वेशन, दूसरा होता है सीकेडी ई ईपीआई इक्वेशन, तीसरा होता है कॉक क्राफ्ट गाल्ट इक्वेशन। तो अगर हम बात करें कि इसमें जो एक्यूरेट होता है एमडीआरडी इक्वेशन और सीकेडी ईपीआई में, तो इसमें सीकेडी ईपीआई इक्वेशन जो रहता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। और जो एमडीआरडी इक्वेशन होता है वो इसको क्यों नहीं ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर जीएफआर की वैल्यू 60 से ऊपर है तो उस समय ये लेस एक्यूरेट होता है। जबकि सीकेडी ईपीआई जो रहता है मोर एक्यूरेट होता है, फिर भी इसमें जो जीएफआर होता है वो अंडर एस्टिमेट होता है, और जबकि कॉक क्राफ्ट गॉट इक्वेशन में जीएफआर ओवर एस्टिमेट होता है। इसलिए हम लोग ईजीएफआर की जगह एमजीएफआर मेजर करते हैं, और एमजीएफआर जो रहता है मेजर्ड जीएफआर, वो आइसोटोप के बेसिस पे होता है, एंड दैट इज द रिकमेंडेड वन। तीसरा तरीका जो रहता है यूरिन के बेसिस पे होता है। यूरिन कलेक्ट करते हैं 24 आवर, और तब हम लोग जीएफआर मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं क्रिएटिनिन क्लियरेंस। क्रिएटिनिन क्लियरेंस
से साफ पता चल रहा है कि हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले यूरिन 24 आवर कलेक्ट किया और फिर उसके बाद कितना कलेक्ट किया टोटल यूरिन, बाय चांस हम लोग समझ लीजिए कि 24 आवर में टोटल कितने मिनट होते हैं, ये 14 से 40 मिनट। तो 40 मिनट्स में हमने यूरिन जितना भी कलेक्ट किया 5000 ml या जितना भी कलेक्ट किया, फिर क्रिएटिनिन, सीरम का क्रिएटिनिन निकालते हैं। सीरम का क्रिएटिनिन कितना है और यूरिन का क्रिएटिनिन निकालते हैं। तो हम यूरिन का क्रिएटिनिन और यूरिन का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय प्लाज़्मा के क्रिएटिनिन इंटू टाइम करते हैं, वो होता है क्रिएटिनिन क्लीयरेंस। इसका ड्रॉबैक क्या होता है कि इसमें हमें 24 घंटे तक यूरिन कलेक्शन करना रहता है, तो कई बार इसमें फ़ॉल्स रीडिंग आ सकती है। दूसरा, इसमें क्रिएटिनिन जो रहता है वो ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू निकलता है, तो कई बार जीएफआर जो रहता है ओवर एस्टिमेट होता है। बट हम लोग क्रिएटिनिन क्लीयरेंस को अभी भी यूज़ करते हैं क्योंकि इसको यूज़ करना आसान होता है और ये सीरम क्रिएटिनिन के साथ हम लोग ट्रेंड ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब बात करें न्यूक्लियर मेडिसिन से मैंने बताया डीटीपी हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें टोटल और स्प्लिट रीनल फंक्शन और वही काम हम लोग मैक3 से भी कर सकते हैं। रिकमेंडेड थ्रेशोल्ड की बात करें, तो चाहे मेजर्ड जीएफआर हो या एस्टिमेटेड जीएफआर, दोनों में जो वैल्यू है वो 90 से ऊपर होना चाहिए। 90 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर्ड, ये प्रिफर्ड रहता है दोनों केसेस में। और अगर हम लोग ईजीएफआर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो इक्वेशन यूज़ करेंगे सीकेडी ईपीआई इक्वेशन यूज़ करेंगे। अगर डोनर की बात करें, डोनर एलिजिबिलिटी के लिए, तो स्प्लिट रीनल फंक्शन जो रहना चाहिए मोर देन 35%, कहीं-कहीं 40% लिया जाता है। और डोनेशन के बाद जो जीएफआर जो हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, पोस्ट डोनेशन जीएफआर, वो 60 के अबव होना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म सेफ्टी, मोर देन 60 एमएल पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर। तो अगर हम एक बार फिर देखें, जो हमने सबसे पहले बात किया था इनुलिन का, तो इनुलिन जो रहता है गोल्ड स्टैंडर्ड होता है बट यूज़ नहीं करते हैं और ये एक तरीके का डायरेक्ट मेज़रमेंट करता है जीएफआर को और सबसे ज़्यादा करेक्ट और स्टैंडर्ड जीएफआर होता है। फिर दूसरा हम लोग जो मेथड होता है डीटीपी स्कैन, जो इंडिया में मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है और इसमें भी हम लोग आइसोटोप यूज़ करते हैं। फिर आयोहेक्सॉल जो रहता है, ये भी एक तरीके का टेस्ट होता है जिसको यूज़ कर सकते हैं, जो कहीं-कहीं यूज़ होता है। अगर हम लोग एस्टिमेटेड जीएफआर यूज़ करें तो उसमें सीकेडी ईपीआई इक्वेशन यूज़ करना होता है। फिर हम लोग यूरिन के थ्रू अगर बात करें तो क्रिएटिनिन क्लीयरेंस यूज़ करना होता है और डीटीपी की जगह मैक3 भी कई बार यूज़ कर सकते हैं टू लुक फॉर डिफरेंशियल रीनल फंक्शन। ये हमें क्यों ज़रूरी होता है मैक3? डिफरेंशियल रीनल फंक्शन जब हम इससे हमें पता चलता है, तो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कौन से साइड का किडनी हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अब बात करें कॉक्राफ्ट, गाल्ट, सीकेडी और सीकेडी ईपीआई, ये सब जो इक्वेशन है, तो जो सीकेडी ईपीआई इक्वेशन होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कंप्यूटराइज़्ड तरीके से कैलकुलेट करते हैं और इसका इक्वेशन इस तरीके से दिया जाता है, जो यूजुअली हम लोग यूज़ करते हैं वो सीकेडी एपीआई, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। अगर हम बात करें कॉकक्राफ्ट गाल्ट, जिसको याद करना आसान होता है, उसका इक्वेशन होता है 140 माइनस एज इंटू वेट डिवाइडेड बाय 72 इंटू क्रिएटिनिन। एक कॉकक्राफ्ट गाल्ट इक्वेशन होता है और तीसरी इक्वेशन होती है एमडीआरडी इक्वेशन। ये सब जीएफआर के लिए होती है। फिर अब बात करें क्यों जीएफआर असेसमेंट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो सीकेडी होता है वो जीएफआर के बेसिस पे डिवाइडेड होता है। अगर इनमें से कोई भी एक फीचर 3 महीने से ज़्यादा के लिए है, तो वो सीकेडी कहलाता है। चाहे वो कॉज़ हो, कॉज़ जो है हम लोग को रेडियोलॉजिकल इमेजिंग पे मिल सकता है। उसमें किडनी छोटी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई स्कार हो सकता है। दूसरा, जीएफआर की वैल्यू, जीएफआर की वैल्यू अगर 60 से कम है, 60 60 से कम है और एल्ब्यूमिनुरिया एल्ब्यूमिनुरिया अगर 30 से ज़्यादा। तो एल्ब्यूमिनुरिया जो रहता है, एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो रहता है, ये 30 मिलीग्राम पर ग्राम से ज़्यादा होता है। तो जीएफआर जो 60 से कम होता है यूजुअली, हम यहाँ पे देखते हैं जो जीवन रहता है, इस केस में जो जीएफआर रहता है वो 90 से ऊपर रहता है। फिर जी2 की बात करें तो 90 से कम रहता है। जी3 अगर कंप्लीट कंबाइंड बात करें तो 60 से कम रहता है। जी4 की बात करें तो 30 से कम रहता है और जी5 जो रहता है 15 से कम रहता है। तो जी3 स्टेज पे सीकेडी कहलाएगा, सीकेडी जी3 स्टेज पे कहलाएगा। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर 45 से 60 के बीच में है और 30 से 45 के बीच में, तो हम लोग इसका नाम कैसे याद करते हैं? सबसे पहले कैसे याद करना है? जी1, अगर जी1 है तो वो नॉर्मल होगा। अगर जी2 है तो माइल्डली डिक्रीज़्ड होगा। अगर जी3 है तो जी3 अभी छोड़ देते हैं, मॉडरेट होता है, ये एक तरीके से याद कर लें। जी4 है तो सीवियर होगा और जी5 किडनी फेलियर होगा। अब जी3 को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जी3 ए और जी3 बी। तो जी3 ए
जो रहता है वो किसके पास है? माइल्ड। ये पूरा क्लासिफिकेशन मॉडरेट का है, तो G3A हो जाएगा, ये मॉडरेट है तो माइल्ड टू मॉडरेट G3A, और G3B जो रहेगा मॉडरेट टू सीवियर, क्योंकि ये सीवियर के पास है, और माइल्ड टू मॉडरेट क्योंकि ये G2 के पास है। तो इस तरीके से इसका नेमिंग हो जाता है। फिर हम एल्ब्यूमिनेरिया की बात कर लें, तो एल्ब्यूमिनेरिया जो रहता है A1, A2, A2 में हम देख रहे हैं कि 30 से कम हो जा रहा है, 30 से ज़्यादा हो रहा है, तो 30 से अगर ज़्यादा रहता है तो इसको बोलते हैं मॉडरेटली इंक्रीज़्ड। 30 से कम प्रोटीन निकल रहा है तो माइल्डली इंक्रीज़, वो नॉर्मल भी हो सकता है और सीवियरली। तो 300 से ऊपर सीवियरली होता है। तो जो सीकेडी स्टेज होता है, ये यहाँ से शुरू हो जाता है सीकेडी। अगर हम बात करें तो 30 से ज़्यादा है, 30 मिलीग्राम पर ग्राम, 30 से मिलीग्राम पर ग्राम से ज़्यादा है।